हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। ये हमारी इंटीरियर डिजाइनिंग की सीरीज है जो कि है जीरो टू प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर और ये है डे नंबर 2। और डे नंबर 2 में आज हम सीखेंगे द राइट वे टू स्टार्ट इंटीरियर डिजाइन। देखिए, हम इंटीरियर डिजाइनर बनना तो चाहते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें। देखिए, इंटीरियर डिजाइन स्टार्ट करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है सही जगह से स्टार्ट करना। देखिए, आज इंटरनेट पर काफी वीडियो पड़ी हुई है इंटीरियर से रिलेटेड। हम क्या करते हैं, हम कोई भी रैंडम वीडियो देखते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि कहाँ से उस चीज को हम स्टार्ट करें। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम कोई भी रैंडम वीडियो देखते हैं, ठीक है, हमें सीक्वेंस नहीं पता होता कि किस सीक्वेंस में हमें ये चीजें सीखनी है। अगर हम यूट्यूब से ही लर्निंग कर रहे हैं तो हमें जब भी नहीं पता चलता कि हम कैसे उसको स्टार्ट करें, क्या उसका सही सीक्वेंस है। दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि हम सारे का सारा फोकस किस पर देते हैं, सॉफ्टवेयर पर देते हैं। और मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं, देखिए सॉफ्टवेयर ना खाली 20% काम आता है हमारा इंटीरियर डिजाइनिंग में, 80% काम आते हैं वो बेसिक्स, वो फंडामेंटल, वो थिंकिंग, किस तरीके से डिजाइनिंग होगी। और थर्ड जो रीजन है वो क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर भी सीख लेते हैं, चीजों को कहीं ना कहीं से हम ऐड करके हम सीख लेते हैं, लेकिन जब बात आती है एक्चुअल में डिजाइनिंग करने की, जब हम सॉफ्टवेयर को ओपन करके बैठते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि किस तरीके से डिजाइन करें, क्या डिजाइन बनाए, क्या कलर कॉम्बिनेशन रखे, किस तरीके से फर्नीचर प्लेस करें, किस तरीके से वॉकिंग स्पेस यहाँ पर हम बनाए। हमें वो चीजें नहीं समझ आती और वो हमें समझ आएगी भी नहीं, क्योंकि हमने जो बेसिक्स होते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग के वो ही हमने नहीं सीखे, वो फंडामेंटल हमने नहीं सीखे, वो थिंकिंग हमने नहीं सीखी। तो मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैं इस सीरीज में आपको कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं सिखाऊंगा। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पहले से ही वीडियो अपलोड है, आप उनको सीख सकते हो, लेकिन सबसे मेन चीज है वो बेसिक्स, वो फंडामेंटल सीखना, जब भी आप एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर आप बन सकते हो। तो सबसे पहले हम वो बेसिक्स अपने क्लियर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा यहां पर वो है क्लियर दी बेसिक्स। देखिए, जो बेसिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो में यही चीज आपको कह रहा हूं। जो बेसिक्स है अगर वो आपके क्लियर हो गए तो आप एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर आप बन सकते हो। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं उसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले है डिजाइन प्रिंसिपल्स, ठीक है। जो डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं उनको हमें समझना पड़ेगा। अभी इन पॉइंट्स को मैं आपको इजी वे में आपको क्लियर करूंगा कि क्या क्या इनके अंदर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है स्पेस अंडरस्टैंडिंग। देखिए, स्पेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मेरे पास यहां पर एक किचन है, अब किचन का क्या एरिया है, क्या इसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से ये किचन यहाँ पर डिजाइन होगा, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर हमारा बेसिक फर्नीचर नॉलेज। इंटीरियर डिजाइनिंग में जो बेसिक फर्नीचर नॉलेज है उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन 3 पॉइंट्स को मैं आपको, हर एक पॉइंट्स को, इसमें भी पॉइंट्स होते हैं उनको मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से ये काम करते हैं और किस तरीके से हमें इनके अंदर भी अपनी नॉलेज ज्यादा गेन करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है यहाँ पर डिजाइन प्रिंसिपल्स। अब डिजाइन प्रिंसिपल्स में कौन कौन से पॉइंट है उनको हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, सबसे पहले है कंट्रोलिंग विजुअल बैलेंस। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जब आप एक रूम डिजाइन कर रहे हो तो आपको क्या चीजें देखनी है। देखिए, रूम एक साइड से कभी भी हैवी ना लगे। ये नहीं कि आप कोई डिजाइनिंग कर रहे हो, कोई फर्नीचर प्लेस कर रहे हो तो सारे का सारा एक ही साइड आपने प्लेस कर लिया, इस तरीके से नहीं करना है आपको। लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप, हर तरीके से उसका जो विजुअल बैलेंस है वो इक्वल लगे। ऐसा ना लगे कि एक साइड ज्यादा हैवी चीजें हो रही है और एक साइड खाली खाली स्पेस हो रहा है, ऐसा आपको नहीं करना है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, कलर प्लस मटेरियल कोऑर्डिनेशन। देखिए, जो भी हम वॉल्स पर कलर हम डिजाइन करेंगे, जो भी कलर वहां पर प्लेस करेंगे और जो हम मटेरियल लगाएंगे, मतलब कि जो फर्नीचर का मटेरियल होगा, वार्डरोब का मटेरियल होगा, उनका कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वॉल पर हमने कुछ ऐसा कलर कर दिया जो कि जो फर्नीचर का जो मटेरियल है, ठीक है, जो वुड है, जो टेक्सचर है, ठीक है, जो सनमाइका हम यूज करेंगे, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन ही ना हो, उसका एक कॉम्बिनेशन ना बने। तो इसलिए कलर प्लस मटेरियल का जो कॉम्बिनेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसको हमें बनाकर चलना पड़ता है पहले से ही। इसके बाद है यहाँ पर हाईलाइट द डिजाइन विद कॉन्ट्रास्ट। देखिए,
इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, कोई फ्लैट डिजाइन है, कहां पर लाइट कहां पर डार्क हमें डिजाइन रखना है, कौन सा मेटेरियल कौन सा टेक्सचर हमें वहां पर डिजाइन करना है, तो हाईलाइट करना है उस डिजाइन को, उस पैटर्न को, उस कॉन्ट्रास्ट को वहां पर, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है फोकल पॉइंट। देखिए जो अटेंशन कंट्रोल करता है, आप किसी के घर पे गए, ठीक है, आप ड्राइंग रूम में एंटर करा आपने, और एक एरिया जब आप ड्राइंग रूम से एंटर, मतलब आप बाहर से एंटर कर रहे हो ड्राइंग रूम में, तो एक पॉइंट ऐसा होता है, आपने काफी घरों में ऐसा देखा भी होगा कि एकदम से हम वहां पर हमारा अटेंशन काफी तेज होता है कि यार क्या डिजाइन बना है, अट्रैक्ट होते हैं हम उसकी तरफ। तो इस तरीके से कौन सा वो पॉइंट होगा, वो ड्राइंग रूम में भी होगा, वो रूम में भी होगा, वो बाथरूम में भी होता है, वो किचन में भी होता है, तो हर तरीके से हमें वो चीजें समझनी पड़ेगी। हम जब एंट्री कर रहे हैं तो किस साइड हमारी नजर पड़ती है और कौन सा पॉइंट हमें वहां पर अट्रैक्ट करना है, हाईलाइट करना है, ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद है यहाँ पर मेंटेनिंग डिजाइन कंसिस्टेंसी। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब आप एक मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल डिजाइन आप वहां पर करते हो, किसी भी घर में उसका इंटीरियर डिजाइन आप करते हो, तो वो कैसे, मतलब एक तरीके से कैसे कंट्रोल करना है, मतलब कि ऐसा नहीं कि ज्यादा ही मॉडर्न दिखे और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही ट्रेडिशनल दिखे, उन दोनों डिजाइन का एक कोऑर्डिनेशन भी आपको बना के चलना पड़ता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, कलर प्लस मेटेरियल में हम वो कोऑर्डिनेशन, वो कॉम्बिनेशन बनाकर चलते हैं, इसी तरीके से जो डिजाइन है, ठीक है, जो उसको भी हमें मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल डिजाइन को भी उसी तरीके से मेंटेन, उसका एक कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना पड़ता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है यहाँ पर प्रिवेंटिंग स्पेस फ्रॉम बिकमिंग ओवर, जो ओवर डिजाइन आपको नहीं करना है। देखिए हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि ये भी वॉल खाली है, यहाँ पर भी कुछ डिजाइन बना देते हैं, इस वॉल पर भी कुछ डिजाइन बना देते हैं। देखिए ओवरलोड डिजाइन नहीं कभी भी आपको करना, इंटीरियर डिजाइनिंग में कभी भी ओवर डिजाइनिंग नहीं करनी होती। जहां पर डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट है आप वहीं पर डिजाइनिंग करोगे। आप ज्यादातर किसी होटल में आप काफी 4 स्टार या 5 स्टार में आप रुके होंगे, या किसी कुछ ऐसे रेस्टोरेंट में आप गए होंगे, या किसी के घर पर आपने देखा होगा, तो वहां पर आपने देखा होगा ज्यादातर वॉल प्लेन और क्लीन रहती हैं, किसी किसी वॉल पर ही आपको डिजाइनिंग देखने को मिलेगी। तो इसी तरीके से हमें डिजाइनिंग करनी होती है, हमें कभी भी ये नहीं कि खाली स्पेस है तो बस यहाँ पर भी डिजाइन कर दो, ये खाली स्पेस बच गया तो यहाँ पर भी। डिजाइनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किस वॉल को आपको वहां पर क्लीन रखना है, प्लेन रखना है, एकदम सिंपल रखना है, क्योंकि जो आप एक डिजाइनिंग करोगे ना एक रूम में, एक वॉल पर डिजाइनिंग करोगे, तो वो एक वॉल ही उस पूरे रूम को अट्रैक्ट करेगी, उसके साथ वो कोऑर्डिनेशन बनाएगी, वो कॉम्बिनेशन बनाएगी, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे यहां पर चलें, इसके बाद है स्पेस अंडरस्टैंडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि स्पेस को समझना। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स है हमारे, रीड दी स्पेस, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन स्किल है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। हमें किसी रूम को डिजाइन करना है तो सबसे पहले समझना है कि रूम का साइज क्या है, ठीक है, वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर में है, या अलग अलग किसी भी शेप का है, तो आपको वो स्पेस को समझना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, कि आप रूम को देखो तो देखते ही आपको सारी चीजें समझ आ जाएं, क्या फोकल पॉइंट है, कहां पर किस तरीके का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इसको अट्रैक्ट हम बना सकते हैं, तो वो सारी चीजें ऑब्जर्वेशन स्किल से ही आपकी आएंगी, वो समझनी पड़ेंगी आप। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा वो है पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव स्पेस। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस क्या होता है, देखिए जहां पर भी हम फर्नीचर प्लेस करेंगे वो हमारा होता है पॉजिटिव स्पेस, ठीक है, और जो खाली स्पेस रहता है, कोई खाली स्पेस है, कोई वॉकिंग स्पेस है, उसको हम बोलते हैं वहां पर नेगेटिव स्पेस। अब पॉजिटिव प्लस नेगेटिव स्पेस दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो आपको बना के चलना पड़ता है एकदम इक्वली। ऐसे नहीं है कि फर्नीचर है तो फर्नीचर ज्यादा प्लेस कर दिया, या खाली स्पेस है तो खाली स्पेस हमने ज्यादा छोड़ दिया, ठीक है, तो ये देखिए इंटीरियर डिजाइनिंग खाली काम क्या करता है, एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है, एक कॉम्बिनेशन का काम करता है, ठीक है, तो इसी पर सारी चीजें डिपेंड करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर स्पेस प्लानिंग, जो हम लेआउट डिजाइनिंग करते हैं। देखिए कि फर्नीचर कहां पर प्लेस होगा, किस एरिया में प्लेस होगा, ठीक है, कहां पर हम वॉकिंग स्पेस वहां पर हम छोड़ेंगे, ठीक है, तो हर एक तरीके से स्पेस की प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें एक रूम डिजाइन करने, तो रूम में बेड कहां पर आएगा, सेंटर में आएगा, दीवार के साथ आएगा, या वहां पर सोफा भी प्लेस करना है तो वो किस साइड होगा, स्पेस कहां पर छोड़ना है, वॉल पर कैसा डिजाइन होगा, तो ये सारी की सारी सबसे पहले हमें स्पेस प्लानिंग करनी पड़ती है, रफली डिजाइनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर सर्कुलेशन स्पेस। देखिए जो मोमेंट स्पेस हम बोलते हैं, मतलब कि
कि लोग इजीली, आप जब डिजाइनिंग कर रहे हो तो जो फैमिली मेंबर्स हैं, बाहर से गेस्ट आ रहे हैं, वो इजीली वहां पर मूवमेंट कर सकें, वो वॉकिंग कर सके, मतलब आना जाना हो सके। या जो डोर होता है वहां पर कोई ऐसी चीज प्लेस नहीं करनी कि वो एरिया वहां पर ब्लॉक हो जाए या हमें उसमें काफी डिफिकल्ट हो वहां से आना जाना। तो इस चीज को भी समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद है यहाँ पर स्पेस यूटिलाइजेशन। देखिए स्पेस का यूटिलाइज करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जो कुछ कॉर्नर्स होते हैं हमारे, मतलब कि जो डेड कॉर्नर्स होते हैं, उसका कैसे स्मार्टली तरीके से उसका यूज हमें करना है, कहां पर स्टोरेज हमें बनानी है, तो उन चीजों को भी समझना काफी इंपॉर्टेंट हो। देखिए हर एक कॉर्नर हमें वहां पर हमें डिजाइनिंग भी करनी होती है, उसको समझना भी पड़ता है किस कॉर्नर का क्या यूज होगा, किस स्पेस को कैसे यूटिलाइज हमें करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद है यहाँ पर जोनिंग, मतलब डिवाइडिंग स्पेस। मान के चलिए एक ड्राइंग हॉल है, ठीक है, काफी बड़ा ड्राइंग हॉल है, तो अब उसे हमें कैसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो जो सिटिंग एरिया हमारा होगा वो हो गया, डाइनिंग टेबल का एरिया हो जाता है, कुछ और भी एरिया, अगर हमारे पास ज्यादा बड़ा एरिया है तो कुछ अलग से भी एरिया हमें वहां पर डिजाइन करना पड़ता है कि बड़े ज्यादा लोग हैं तो एक अलग से सोफा वहां पर एल टाइप सोफा प्लेस कर रहे हैं, या दो चार लोग हैं जो आमने सामने बैठ के बातचीत या कुछ गेमिंग वो कर रहे हैं, तो उनके लिए चार पांच लोगों की सिटिंग अलग से हमें प्लेस करनी पड़ती है। डाइनिंग मतलब कि एक ही एरिया है लेकिन एक एरिया को हमने अलग अलग डिवाइड, मतलब उसको अलग अलग स्पेस में डिवाइड हमने कर दिया है वहां पर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस एरिया का किस तरीके से हम यूज करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर चलते हैं, वो है बेसिक फर्नीचर नॉलेज। देखिए फर्नीचर की नॉलेज होना काफी इंपॉर्टेंट है। अब डिजाइनिंग तो हमें नहीं करनी, लेकिन कौन सा फर्नीचर किस तरीके से प्लेस होगा, कौन सा अच्छा लगेगा, किस डिजाइन के साथ कैसा फर्नीचर चाहता है, कैसा मटेरियल वहां पर लगेगा, तो वो भी हमें समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इसमें जो सबसे पहले पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग फर्नीचर टाइप। सबसे पहले फर्नीचर अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। जब आप मार्केट में जाओगे ये चीजें आपको, देखिए मार्केट में निकल कर ही आपको इन चीजों की नॉलेज होगी, किस टाइप का फर्नीचर होता है, ठीक है, कैसा ट्रेडिशनल होता है, कैसा मॉडर्न होता है। अगर ट्रेडिशनल और मॉडर्न का दोनों का कोऑर्डिनेशन हमें करना है तो कैसा फर्नीचर का लुक आएगा, ठीक है, वो चीजें भी हमें यहाँ पर समझनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है स्टैंडर्ड साइज एंड डायमेंशंस। जो भी हमारे फर्नीचर है उनके क्या स्टैंडर्ड साइज होते हैं, जब आप डिजाइनिंग करोगे तो साइज के अकॉर्डिंग होते हैं। तो अब आपके पास एक बेडरूम है या कोई ड्राइंग हॉल आप डिजाइन कर रहे हो, तो सोफे का साइज क्या होना चाहिए, एल टाइप सोफा है तो अगर 5 सीटिंग है तो उसका साइज क्या होगा, कितनी उसकी विड्थ होगी, कितनी उसकी लेंथ होगी, हाइट कितनी होगी, तो उसी तरीके से चीजों को आपको डिजाइन करना है जिसपे कि अगर कोई बैठे तो कंफर्टेबली बैठ सके वहां पर। तो हर एक फर्नीचर, बेड हो, साइड टेबल हो, टेबल लैंप हो, टीवी कैबिनेट हो या वार्डरोब हम डिजाइन कर रहे हैं, तो हर एक चीज के जो स्टैंडर्ड साइज, उसकी डायमेंशन है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद है यहाँ पर फर्नीचर मटेरियल्स। देखिए जो फर्नीचर का मटेरियल्स है उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। जितनी भी वुड हम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी प्लाईवुड होगी, एमडीएफ की होगी, कुछ ग्लास करते हैं, कहीं पर मेटल भी हम यूज करते हैं, तो अलग अलग मेटल की नॉलेज हमें होना चाहिए। इसके बाद है यहाँ पर फर्नीचर स्टाइल्स। देखिए जो मॉडर्न होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, तो हर तरीके के फर्नीचर के जो स्टाइल्स हैं वो हमें पता होना चाहिए, उनका पैटर्न पता होना चाहिए, किस तरीके से वो डिजाइन किए जाते हैं और किस तरीके से, किस कोऑर्डिनेशन के साथ और किस डिजाइनिंग के साथ जो फर्नीचर स्टाइल है वो वहां पर हम प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग फंक्शनैलिटी। देखिए जो भी हम फर्नीचर हम यूज कर रहे हैं तो किस फर्नीचर का क्या यूज होगा, कोई स्टोरेज हम बना रहे हैं तो किस तरीके से उसका यूज किया जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि स्टोरेज भी हो, कंफर्ट भी हो, डिजाइन भी अच्छा लगे, मॉडर्न लुक भी लगे या ट्रेडिशनल लुक चाहिए, तो हर एक चीज का उसकी फंक्शनैलिटी को समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद है यहाँ पर फिनिश एंड डिटेलिंग। देखिए अलग अलग तरह की फिनिशेस यूज की जाती है डिजाइनिंग में, ठीक है। अलग अलग तरह की जो डिटेलिंग है उनको यूज किया जाता है, जैसे कि पॉलिश है, कहीं पर लेमिनेट है, यहाँ पर कहीं हैंडल्स जो होते हैं, कहीं पर जॉइंट्स का यूज करते हैं, तो अलग अलग तरह का मेटेरियल आता है और हर मेटल की नॉलेज होना काफी इंपॉर्टेंट है। और ये नॉलेज आपको मिलेगी जब आप बाहर जाओगे, आप जैसे कि जो भी मेटल की शॉप होती है वहां पर आपको जाना है, उनकी नॉलेज लेनी है, समझना है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये ऐसी चीजें होती हैं जो आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये आपको खुद ही सीखनी पड़ेंगी, खुद ही मार्केट में निकलकर इनके बारे में सीखना पड़ेगा।
अब आप किसी क्लाइंट के पास आप जा रहे हो और वो आपको बोलते हैं कि यार मुझे यहाँ पर लैमिनेट करना है, यहाँ पर इस तरह की फिनिशिंग करनी है, डोर हैंडल्स मुझे इस क्वालिटी के चाहिए, इस मटेरियल के चाहिए, इस फिनिशिंग के चाहिए, और आपको पता ही ना हो कि यार ये कौन सी फिनिशिंग की बात कर रहे हैं, कौन से मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे और आप कहोगे यार ये तो बहुत मतलब डिफिकल्ट काम है इंटीरियर डिजाइनिंग। वो डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि आपको उस चीज की नॉलेज ही नहीं है। हमने सारी नॉलेज कहाँ पर लगा दी अपनी, खाली सॉफ्टवेयर सीखने में। अब मैं जितनी भी चीजें आपको ये बता रहा हूं, अब मुझे आप ये बताओ कि ये आपको सॉफ्टवेयर में कहाँ यूज आएगी। सॉफ्टवेयर में खाली आप डिजाइनिंग करोगे, सबसे पहले आप ये चीजें इन्हीं बेसिस पे आपको डिजाइनिंग करनी है। जब आपकी ये क्लियर होंगी, ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर होंगे, जब तो आप वहां पर डिजाइनिंग कर पाओगे ना। तो ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है स्पेस प्लानिंग। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि पॉइंट्स काफी हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक पॉइंट्स को समझना, किस तरीके से उनका यूज किया जाता है, किस तरीके से हम उस मेटेरियल के बारे में हम समझेंगे, उस फर्नीचर के बारे में हम समझेंगे, वो समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पेस प्लानिंग में जो पहला पॉइंट है हमारा मूवमेंट स्पेस। देखिए जो हम फर्नीचर प्लेस करते हैं, जितनी भी चीजें हम डिजाइनिंग करते हैं घर पर, तो मोमेंट स्पेस को समझना काफी, इन पॉइंट्स को भी मैं इसी तरीके से आपको डिटेल में समझाऊंगा। पहले पॉइंट्स हम समझ लेते हैं, इसके बाद है फर्नीचर प्लेसमेंट के बारे में, इसके बाद हम समझेंगे जो प्रैक्टिकल लेआउट है उसके बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा मोमेंट स्पेस, और मोमेंट स्पेस पे जो हमारा पॉइंट है वो है क्रिएटिंग ए क्लियर वॉकिंग पाथ। मतलब कि हम किसी रूम में एंटर करते हैं या किसी घर के अंदर एंटर करते हैं, तो एंटर करने से लेके एंड तक जाएं और एग्जिट होके इजीली आ जाए। मतलब कि जो हमने वो वहां पर एरिया कवर किया है, जो हम अंदर से बाहर आए हैं, तो वो हमारा एकदम स्मूथ हो। ऐसा नहीं कि हम थोड़ा इधर साइड हो रहे हैं, कुछ चीजें अटक रही, ऐसा नहीं होता। जो बाहर से लेके अंदर तक की एंट्री होती है ना, वो हमेशा आपकी स्मूथ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है मिनिमम वॉकिंग स्पेस। देखिए अब वॉकिंग स्पेस की तो हम बात कर रहे हैं कि हमारा एकदम स्मूथ होना चाहिए, लेकिन कितना वॉकिंग स्पेस होना चाहिए। देखिए ज्यादातर जो हम जनरली यूज करते हैं डिजाइनिंग में, वो होती है आपकी 750 से 900 mm, जो कि आप वॉकिंग का जो स्पेस होता है, मतलब किस तरीके से हम इजिली वहां पर वॉकिंग कर सकते हैं। अगर काफी कंफर्टेबल हमें वॉकिंग करनी है तो आपका 900 से 1200 mm का वो स्पेस हमारा वहां पर होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ओपन वर्सेस टाइट स्पेस बैलेंस। देखिए जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो कुछ एरिया में ओपन रखना पड़ता है, कुछ एरिया पर काफी डिजाइनिंग भी करनी पड़ती है। अब ऐसा नहीं है कि काफी एरिया हमने ओपन छोड़ दिया और कुछ एक ही साइड हमने काफी एरिया एकदम टाइट कर दिया, मतलब कि ज्यादा प्लेसिंग कर दी वहां पर, तो वो चीजें भी हमें नहीं करनी है। तो ओपन प्लस टाइट स्पेस को एकदम बैलेंस बनाकर हमें चलना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डोर एंड एंट्री क्लियरेंस। देखिए देखिए जब हम जहां पर हमारा डोर होता है, रूम का हो, ड्राइंग हॉल का हो या मेन डोर हो हमारा, तो हमें क्या करना है कि डोर ओपन हो तो मतलब जो स्पेस कोई ब्लॉक ना हो। ऐसा ना हो कि कोई स्पेस, डोर ओपन कर रहे हैं तो एक स्पेस ब्लॉक हो गया हमारा, ऐसा नहीं करना। एंट्री के सामने कभी भी फर्नीचर वगैरह आपको प्लेस नहीं करना है, ठीक है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है गैप्स बिटवीन फर्नीचर। अब फर्नीचर के बीच में कितना गैप हम रखते हैं। देखिए अगर हम सोफा या जो हमारी सेंटर टेबल होती है उसके बीच की स्पेस की बात करें तो कम से कम 450 500 mm के बीच का स्पेस हम वहां पर रखते हैं, ठीक है, जो इजिली और कंफर्टेबल होता है वहां पर। अगर हम जो हमारा डाइनिंग चेयर होती है या उसको हम पुल करते हैं, मतलब जो डाइनिंग एरिया होता है हमारा और चेयर को भी पुल करते हैं, एक होता है ना हम दीवार के साथ लगाकर रखते हैं या पीछे कुछ और फर्नीचर या सोफा हमने प्लेस किया हुआ है, तो उसके जब हम पुल करें और इजिली बैठ जाए वहां पर, ठीक है, तो उसके बीच का जो स्पेस होना चाहिए लमसम आपका 850 mm से लेके 900 mm तक वो स्पेस आपको वहां पर रखना पड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है विजुअल फ्लो। देखिए हम किसी रूम में एंटर करें और रूम में एंटर करते ही हमें जो रूम दिखे वो एकदम ओपन दिखे। ऐसा ना दिखे कि भरी भरी डिजाइनिंग लग रही है कि यार कहीं पर ही बहुत बड़ी वार्डरोब डिजाइन करी हुई है, कहीं पर टीवी कैबिनेट डिजाइन करा हुआ है, बेड है, बेड के साइड में साइड टेबल भी है, सोफा भी प्लेस करा, हर एक चीज। देखिए डिजाइनिंग हर एक, देखिए रूम में हर एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है। वार्डरोब भी चाहिए हमें, टीवी कैबिनेट भी चाहिए, सोफा भी एक हम चाहते हैं प्लेस हो जाए, साइड टेबल भी हो जाए, लेकिन उनका प्लेसिंग का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ज्यादा हैवी डिजाइनिंग हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो मोमेंट स्पेस काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से इन्हीं पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फर्नीचर प्लेसमेंट।
ठीक है। अब फर्नीचर प्लेसमेंट में क्या क्या पॉइंट है हमारे, सबसे पहले फंक्शन फर्स्ट अप्रोच। देखिए सबसे पहले हमें डिसाइड करना है जो हम रूम डिजाइन कर रहे हैं, कोई ड्राइंग हॉल हम डिजाइन कर रहे हैं, उसका क्या यूज है। प्लेसमेंट हमेशा फंक्शन मतलब जो फंक्शन के हिसाब से होती है, क्या रिक्वायरमेंट है, कितना एरिया है, क्या क्या चीजें हमें यहां पर चाहिए क्लाइंट को अपने रूम में, उस तरीके से। तो सबसे पहले फर्स्ट अप्रोच आपकी फंक्शनली होनी चाहिए, ठीक है। क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे आपको डिजाइनिंग करनी, कुछ भी डिजाइनिंग आपको नहीं करनी है। इसके बाद है यहाँ पर वॉल वर्सेस सेंटर प्लेसमेंट। देखिए हम काफी जगह आप देखते होंगे ज्यादातर कुछ भी चीज हम प्लेस करते हैं तो कहीं पर हम वॉल के साथ प्लेस करते हैं। जैसे ड्राइंग हॉल है हमारा, तो हम क्या करते हैं, सोफा हम दीवार के साथ लगा देते हैं, और काफी जगह आप देखोगे जो सोफा होता है हमारा सेंटर में होता है। अब इस तरीके को, इसको हम, इस पैटर्न को हम कैसे समझे। देखिए अगर स्मॉल रूम है या स्मॉल ड्राइंग रूम है आपका, तो जो फर्नीचर है हमेशा आपका दीवार के साथ ही लगा मिलेगा आपको, ठीक है। आप हर जगह देखोगे ये चीज। अगर हमारे पास एरिया काफी बड़ा है, ठीक है, लार्ज एरिया है, तो हमेशा ज्यादातर जो फर्नीचर है वो आप सेंटर में देखोगे, बीच में देखोगे, वॉल के साथ अटैच नहीं दिखोगे। वो आप एक वॉकिंग स्पेस बन जाता है और किसी डिजाइनिंग के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम डिजाइनिंग करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है क्रिएटिंग बैलेंस। देखिए हम जो जब भी हम डिजाइनिंग करें तो ऐसा ना हो कि मान के चलिए कि बेड है, एक साइड तो ज्यादा हैवी डिजाइनिंग हो रखी है और एक साइड थोड़ा सा ओपन है या खाली स्पेस ज्यादा है। तो हमेशा उसका बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा किसी भी चीज में। आप किचन भी डिजाइन कर रहे हो, आप कोई रूम डिजाइन कर रहे हो, कोई ड्राइंग हॉल डिजाइन कर रहे हो, तो हमेशा एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। मतलब वो इक्वली दिखे। अगर बेड है तो बेड के दोनों साइड जो डिजाइनिंग हो रही है वो एकदम इक्वल दिखे। ऐसा नहीं दिखे एक साइड ज्यादा हैवी डिजाइनिंग लग रही है और एक साइड हमें थोड़ा सा ओपन फील हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं करना। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कन्वर्सेशन फ्रेंडली लेआउट। आप कोई ड्राइंग हॉल डिजाइन करो या कोई बेडरूम आप डिजाइन कर रहे हो, तो डिजाइनिंग ऐसी होनी चाहिए कि सोफा और चेयर ऐसे हो कि दो लोग इजीली आमने सामने बैठकर वो कन्वर्सेशन कर सके। ऐसा ना हो कि एक का फेस किसी साइड है, एक का फेस किसी साइड है, वो अनकंफर्टेबल तरीके से बैठकर बात कर रहा है। काफी जगह आप देखोगे इसी तरीके से भी होती है डिजाइनिंग कि वो चेयर इधर है, मतलब सोफा इस साइड प्लेस है, लेकिन वहां पर स्पेस ही नहीं बचा, वो थोड़ा सा उधर को और वो थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े होके बैठते हैं। तो इस तरह की कभी भी डिजाइनिंग आपको नहीं करनी है। जो स्पेस है उसी स्पेस के अंदर डिजाइनिंग करनी है और कंफर्टेबल डिजाइनिंग करनी है, ठीक है। इसके बाद है लाइट एंड वेंटिलेशन इज नॉट ब्लॉक। देखिए हमेशा जो नेचुरल लाइट जहां से आ रही है, जो बाहर की लाइट हमारे रूम में हमारे घर में आ रही है, उसको कभी भी ब्लॉक आपको नहीं करना है। वो हमेशा आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई विंडो है तो उसको आपको अपनी डिजाइनिंग के चक्कर में आप उसको ब्लॉक कर दोगे, ऐसा कभी भी नहीं करना है। और जो लाइटिंग है उसका भी प्रॉपर तरीके से यूज, वो कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना पड़ेगा एक नेचुरल लाइट के भी साथ, कि अगर नेचुरल लाइट हमारी बाहर से अंदर आ रही है तो किस एरिया में थोड़ी हैवी लाइट हमें चाहिए। होता है ना कि एक नेचुरल लाइट आ रही है तो कहीं पर तो बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है और कहीं पर थोड़ा सा अंधेरा दिखता है एक ही रूम में, ठीक है। तो आपको देखना है कहां पर हम, अगर दिन में है तो कहां पर हैवी लाइट का यूज कर सकते हैं, हम ज्यादा लाइट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां से नेचुरल लाइट आ रही है और इधर हमारी लाइट कम है, तो वहां पर हम वो लाइट ओपन करके एक विजुअल बैलेंस हम बना सकें। इसके बाद है अवॉइड ओवर क्राउडिंग। देखिए फर्नीचर में भी कभी ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है। भीड़ भाड़ आपको कहीं पर भी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। आप कहीं पर घूमने जा रहे हो तो वहां पर भी आपको भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगेगी। इसी तरीके से घर भी आप डिजाइन कर रहे हो तो ये नहीं कि फर्नीचर जगह है तो हमारे पास हर जगह फर्नीचर प्लेस कर दो, कि लोग तो है 4 घर में और आपने वहां पर 5-6 सीटर सोफा प्लेस करा, ठीक है, लेकिन आप वहां पर 10 से 12 लोगों का के लिए वहां पर सिटिंग के लिए सोफा प्लेस करोगे तो वो अच्छा नहीं है। तो ओवर क्राउडिंग डिजाइनिंग आपको कभी भी नहीं करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है प्रैक्टिकल लेआउट। देखिए प्रैक्टिकल लेआउट बनाना और उसको डिजाइन करना काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट रिक्वायरमेंट। देखिए क्लाइंट, जब भी आप, मैं हमेशा बोल रहा हूं आपको वीडियो में, डिजाइनिंग हम अपने अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। डिजाइनिंग होती है क्लाइंट के अकॉर्डिंग। क्या बजट है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनके फैमिली मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, क्या उनका टेस्ट है। तो सबसे पहले आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, कितने फैमिली मेंबर्स है, क्या क्या उनको चाहिए, क्या उनका बजट है। इसके बाद है यहाँ पर रूम मेजरमेंट एंड डायमेंशन। सब उसके बाद हमें जो रूम की मेजरमेंट है वो प्रॉपर करनी पड़ेगी। उसकी डायमेंशन, हमें हर एक पॉइंट की डायमेंशन हमें लेनी पड़ेगी, उसकी प्रॉपर मेजरमेंट हमें करनी पड़ेगी। इसके बाद है स्पेस प्लानिंग। एक रफ लेआउट हमें डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी हम किसी भी घर को डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले उसकी एक रफ लेआउट हम डिजाइन करते हैं। पेपर पर हम डिजाइन कर सकते हैं, काफी सॉफ्टवेयर है उस पर हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ज्वाइनिंग अप्लाई करना। देखिए हर एक एरिया को, मतलब कि ज्वाइनिंग कहां पर क्या आएगा,
किस तरीके से उसको डिवाइड करना है, कहाँ पर हैवी डिजाइनिंग करनी है, कहाँ पर वॉकिंग स्पेस छोड़ना है, कहाँ पर ओपन स्पेस छोड़ना है, ठीक है, ओपन और टाइट स्पेस के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। इस तरीके से हर एक चीज को मैनेज करके चलना पड़ेगा। इसके बाद है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पॉइंट्स प्लानिंग। इंटीरियर डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा गलती क्या होती है, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स की हम प्लानिंग ही नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए जब आप डिजाइनिंग कर रहे हो तो कहाँ पर लाइट्स आएंगी वो हर एक चीज आप डिजाइनिंग में आप दिखाओगे, कहाँ पर टीवी कैबिनेट होगा, कहाँ पर अलग से पॉइंट होंगे। तो जब भी घर पे डिजाइनिंग होती है इंटीरियर डिजाइनिंग, तो इलेक्ट्रिकल जो पॉइंट्स होते हैं वो इंटीरियर डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग ही होते हैं। जो आप डिजाइनिंग करोगे उस घर की, उसी के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स वहां पर डिजाइन किए जाते हैं। काफी लोग क्या करते हैं, घर डिजाइन करवाते हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, और जो आर्किटेक्ट से क्या करते हैं डिजाइनिंग कर उसमें इलेक्ट्रिकल ड्राइंग भी लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वहां पर डिजाइनिंग कर लेते हैं, लेकिन वो गलत होता है। अगर आपको अपने घर का इंटीरियर करवाना है, किसी भी घर का आप इंटीरियर करना करोगे, तो आपको क्लाइंट को बोलना है कि सर जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होगी वो मेरे अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि आप अपने घर का इंटीरियर करवा रहे हो। तो अब इंटीरियर में कहां पर पॉइंट्स होंगे, क्या रिक्वायरमेंट आपकी, उसी के बेस पर मैं पॉइंट्स वहां पर दूंगा, वरना बाद में वो चीज कट होगी, वहां पर आप फिनिशिंग तक चले गए और प्लास्टर हो गया, पुट्टी पीओपी भी हो गई उस पर, तो वहां पर क्या होता है वो कटिंग होगी, तो उसके बाद वो जॉइंट्स आएंगे, कुछ टाइम बाद वो जॉइंट्स वहां पर दिखने लगते हैं, वहां पर क्रैक कुछ आपको आने लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद है स्टोरेज प्लानिंग। देखिए हर घर में स्टोरेज से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो स्टोरेज की प्लानिंग कहाँ पर, जैसे गर्मी सर्दी के कपड़े होते हैं, हर तरह की चीजें रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ऐसा सामान होता है कि जो हम डेली बेसिस पर यूज नहीं करते हैं, तो वो इजिली हम प्लेस कर सके। तो हर घर में स्टोरेज के लिए प्लानिंग भी काफी इंपॉर्टेंट होती है कि स्टोरेज की प्लानिंग कहाँ कहाँ पर होगी, किस रूम में होगी, कहाँ पर ड्राइंग हॉल होगा, ठीक है, वहां पर कहाँ पर स्टोरेज की प्लानिंग होगी। साथ ही अगर कोई स्टोर रूम हम डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर किस तरीके से उसकी डिजाइनिंग करनी है, तो इजिली मैनेज हो जाए वहां पर, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट से इसके, ये भी मैंने आपको क्लियर किए। इसके बाद अब 2D डिजाइनिंग की हम बात करें। देखिए 2D लेआउट हम डिजाइन किस पर करते हैं, हम सॉफ्टवेयर के, अब हम सॉफ्टवेयर पर आ गए। देखिए ये सारी चीजें हमने समझ ली, ये बेसिक्स हमने समझ लिए, फंडामेंटल समझ लिए, फंक्शनैलिटी हमने समझ ली, कलर मटेरियल्स के बारे में हमने समझा क्या होगा कैसे होगा। अब बारी आती है सॉफ्टवेयर की, ठीक है। लेकिन इससे पहले जितना भी काम हमारा हुआ है वो हमारी थिंकिंग, हमारी नॉलेज, उस बेसिक्स, उस फंडामेंटल के थ्रू वहां पर हुआ है। अब इन चीजों को डिजाइन करना है हमें किस पर, सॉफ्टवेयर पर। तो अब आपका सॉफ्टवेयर का काम यहां पर आया है। देखिए सबसे पहले 2D डिजाइनिंग, अगर हमें 2D डिजाइनिंग यहां पर करनी है तो हम क्या करेंगे, हम ऑटोकैड का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप 2D और या 3D टाइप में भी इसको डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, इजीली। इसके बाद हम 3D जो डिजाइन करते हैं वो हम स्केचअप और वीरे पे हम डिजाइन करेंगे। स्केचअप क्या है, आपका एक 3D मॉडल हम क्रिएट करते हैं। वीरे क्या है, आपका रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिस पर हम मटेरियल, लाइटिंग, वो रियलिस्टिक रेंडर हम निकालते। तो इस तरह की से डिजाइनिंग। अब देखिए सॉफ्टवेयर का यूज क्या है, यहां पर कैसी अलमीरा बनेगी वो हमने पहले डिसाइड करा, कैसा कलर होगा वो हमने पहले डिसाइड करा, जो वुड का टेक्सचर होगा वो कैसा होगा वो हमने पहले डिसाइड करा है, सोफा किस तरीके से प्लेस होगा, कैसी कर्टन्स लगेगी, कैसी लाइटिंग लगेगी, कैसी फॉल सीलिंग होगी, कैसा झूमर लगेगा। तो हर एक चीज हमने क्या करी है, सॉफ्टवेयर से पहले की है। और हम गलती क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर पर ध्यान देते हैं। तो वही मैं आपको बोलता हूं कि सॉफ्टवेयर का यूज बिल्कुल लास्ट में है। जब आप सारी चीजें कर लोगे, डिजाइनिंग आप समझ लोगे क्या करना है, उसके बाद खाली आपको ये चीजें क्रिएट करनी है क्लाइंट को दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर आप यहां पर बन पाओगे। इसके बाद मेटेरियल एंड डिजाइन सेंस के बारे में आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले कलर्स को आपको समझना पड़ेगा, क्या कलर्स होते हैं, जो कलर थ्योरी है उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग कलर्स होते हैं, किस तरीके से कौन सा कलर बनाएंगे तो कौन सा कलर क्रिएट होगा, कहां पर वार्म कलर्स भी होते हैं, कुछ लाइट कलर्स भी होते हैं, कूल कलर्स भी होते हैं। तो हर तरीके के कलर्स को आपको समझना पड़ेगा, किस मेटल के साथ कौन सा कलर वहां पर जाएगा। इसके बाद लाइटिंग की नॉलेज, वार्म लाइट, कूल लाइट, क्या उसकी इंटेंसिटी हमें वहां पर रखनी है, तो लाइटिंग को हमें समझना पड़ेगा। देखिए आप कितनी भी अच्छी डिजाइनिंग कर लो, अगर आपने उस डिजाइनिंग में लाइटिंग अच्छी नहीं की ना, तो आपकी पूरी की पूरी डिजाइनिंग वेस्ट हो जाएगी। इसके बाद मेटेरियल्स की नॉलेज हमें यहाँ पर लेनी पड़ेगी, कलर्स, लाइटिंग और मेटेरियल्स, ये 3 चीज इंटीरियर डिजाइनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होती है और फर्स्ट होती है। कलर्स क्या होंगे, लाइटिंग कैसी होगी, मेटेरियल क्या प्लेस करना है, क्योंकि इन्हीं से हमारा इंटीरियर डिजाइनिंग का लुक आता है। डिजाइनिंग तो हम कैसे भी कर लेंगे, कोई कैसी भी वार्डरोब बना सकते हैं, ठीक है, हम कैसा भी बेड वहां पर प्लेस कर सकते हैं। वार्डरोब का डिजाइन कैसा होगा, कैसा मटेरियल उस पर हम लगाएंगे,
फिनिशिंग कौन सी होगी, लाइटिंग कैसी यूज करेंगे, कहां पर वार्म होगी, कहां पर कूल होगी, वॉल्स पर कैसा कलर डिजाइन करेंगे। तो ये 3 चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अंडरस्टैंड द रियल वर्क। सबसे पहले रियल वर्क को आप समझो। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आप साइट विजिट करो। देखिए, अगर आपको डीपली नॉलेज लेनी है ना, जब आप चीजें सीख लेते हो तो और थोड़ा सा डीपली नॉलेज रख, तो किसी इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म में आपको काम करे सबसे पहले। ठीक है, वहां पर आपको जो बेसिक्स आपने सीखे हैं वो बेसिक्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको होगा। क्यों? क्योंकि आप रियल प्रोजेक्ट पर काम करोगे। उससे पहले आपने चीजें सीखी हैं, वो बेसिक सीखे हैं, लेकिन अब बारी आती है कि रियल प्रोजेक्ट पर काम करना। तो आप किसी इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म में आप काम करो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। साइट विजिट करो, देखो किस तरीके से काम होता है, एक्सक्यूशन प्रोसेस कैसे होता है, मतलब जो भी काम कराया जा रहा है क्या स्टेप होते हैं, क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं, वो समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद है स्टार्ट स्मॉल प्रोजेक्ट। देखिए, जब आप ये सारे बेसिक्स वगैरह सॉफ्टवेयर आप सारी चीजें सीख लेते हो तो कुछ स्मॉल प्रोजेक्ट करो। और कैसे आप कर सकते हो, डिजाइन आपका जो रूम है, देखिए आपका रूम भी तो रूम है ना, ठीक है, वो कुछ अलग तो नहीं है। सबसे पहले अपने रूम को ही डिजाइन करो कि मैं अपने रूम को कैसा बना सकता हूं, अपनी थिंकिंग के थ्रू करो कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा कलर मुझको पसंद है, कैसा मटेरियल मुझको पसंद है, कैसी मैं लाइटिंग यहां पर लगा सकता हूं। तो उस तरीके से आप डिजाइन करो। इसके बाद है टेक ऑन दी वर्क और फ्रेंड्स और फैमिली के लिए। मतलब आप जब अपना डिजाइन करो तो अपने फैमिली मेंबर्स हैं या कोई फ्रेंड्स है, आप उनका फ्री में डिजाइन करो। उससे क्या होगा, आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आप जब डिजाइनिंग करोगे तो आप उनसे रेफरेंस, मतलब कि आप पूछ सकते हो कि यार जो मैंने डिजाइनिंग करी है इसमें तुझे क्या कमी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या इसमें बेटर हो सकता है। तो जब आप चीजें करोगे, डिजाइनिंग करोगे, ये बेसिक्स आप सीख लोगे, तो जब भी आपकी हर एक चीज यहाँ पर क्लियर होगी। देखिए, ये हमारा डे नंबर 2 था, जिसमें जितने भी बेसिक्स होते हैं ये मैं एक तरीके से आपका एक रोड मैप मैंने आपको बताया, क्या क्या चीजें आपको सीखनी चाहिए, किस पैटर्न में आपको सीखनी चाहिए। ठीक है, मैं इसमें कोई आपको अर्निंग का या कुछ भी, अर्निंग तो यार बाद का काम है। पहले आपको ये बेसिक्स आप कर लोगे, ये चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, तो अर्निंग इस फील्ड में बहुत अच्छी है, अच्छी खासी इनकम है, जॉब इजीली आपको मिल जाती है, फ्रीलांसिंग में काम बहुत मिलता है, अपना बिजनेस भी आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो। तो अर्निंग की कमी नहीं है, लेकिन सबसे पहले है कि आप ये जो बेसिक्स हैं वो क्लियर करो, रैंडम वीडियो मत देखो, जो जो मैंने पॉइंट्स बताए उन पर आप काम करो। ठीक है, इसी तरीके से आप एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो। अगर आपको इन चीजों को डिटेल में सीखना है, इन बेसिक्स को आपको सीखना है, इस फंडामेंटल्स जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होती हैं उनको आपको सीखना है, तो आप हमारा लाइव कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हर एक चीज आपको डिटेल में आपको सिखाया जाता है, बेसिक से सिखाया जाता है, जिससे कि आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसो तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सको। कोई भी प्रॉब्लम वहां पर आए तो वो कैसे हैंडल करनी है, क्या कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, या कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है तो किस तरीके से चीजों को डिजाइन किया जाता है, क्या माइंडसेट होता है। वास्तु भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट होता है। काफी क्लाइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो वास्तु के अकॉर्डिंग अपना घर डिजाइन करवाते, तो हर एक चीज आपको हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो कि लाइव है उसमें हर एक चीज आपको डिटेल में यहाँ पर सिखाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डे नंबर 3 के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।